जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट आपके लिए लेकर आए हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आपके पूरे बुक से आपको दिए जाएंगे और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप जितना से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट में और आपके बनाने का जो स्पीड है, ठीक है ना, उतना ही बेहतर होते चला जाएगा। इसलिए आप लोगों से बार बार हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो उसे आप सॉल्व करें। जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं या जिसका सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसलिए सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको पहले खुद से करना है। जैसे वीडियो देखने के का तरीका क्या है, पहले आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है, तो आप क्या करेंगे कि अपने पास एक नोटबुक रखें, उसमें 1 से 50 तक नंबरिंग करके रखें। जैसे ही पहला प्रश्न यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, आप एक बार वीडियो को रोके, ठीक है ना, और इसके बाद पहले आप इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करने के बाद वीडियो को चलाएं, उसके बाद देखिए मिलाकर कि आपने जो बनाया और हमने जो बनाया दोनों का आंसर सेम है। फिर आपने जो बनाया वो तरीका और हमने जो बनाया वो तरीका, क्या दोनों सेम है, ठीक है ना, या उसमें अंतर है। तो यदि उसमें अंतर है तो आप वैसे तरीके को अपनाएंगे जो आपको बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचा रहा है और जिसमें सटीकता ज़्यादा है, ठीक है ना, और जो आसान तरीका है, जो आसान मेथड है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सही बनाया वाकई में आपने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, लेकिन आपके बनाने का तरीका क्या है, उसमें कितना वक्त लग रहा है, उसमें कितना ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है, ये सब बात भी मायने रखता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है ना। केवल आंसर तक पहुंच जाना ही एक वो नहीं है कि आपने आंसर तक पहुंच गया और फिर आपका सब कुछ सही हो गया, नहीं। आप देखिए कि आपने जो बनाया है और हमने जो आपको दिया है, दोनों में क्या अंतर है, कौन सा तरीका बेहतर है, किससे आप जल्दी आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, किस में सटीकता ज़्यादा है, किस में आप भटक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें आप सभी, ठीक है ना, और क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करें आप, ठीक है। आइए, पहला सवाल आपके लिए है। सवाल कहता है कि समुच्चय ए बराबर ए बी सी में कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। देखिए, आपसे सवाल ये पूछा है कि कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में जो है ना 3 अवयव हैं। गौर से देखेंगे तो एक समुच्चय ए है जिसमें 3 अवयव हैं। अच्छा, यदि इसमें 3 अवयव हैं, ठीक है ना, तो सवाल आपसे ये पूछा है कि बताइए कि इसके कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो आपको यदि यहाँ पर अभी एक समुच्चय दिया है जिसमें 3 अवयव हैं, यदि मान लीजिए कि एक और समुच्चय रहता, ठीक ना, और उसमें 2 अवयव होता, तो सवाल आपसे जो पूछ रहा है इसके कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो आपको रखना है 2 के पावर में इन दोनों को गुना करके, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अकेला है, जैसे 1 है, इसमें 3 अवयव है, तो आप फिर से इसको एक बार और गुना कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 3 तिहाई 9, ठीक है ना। मतलब आपको करना क्या है कि यदि कोई समुच्चय आपको दिया गया है, यदि एक समुच्चय दिया गया है और यदि कहा जा रहा है इसके कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध संभव हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि 2 के पावर में, यदि एक ही समुच्चय दिया गया है तो उसमें जितने भी अवयव हैं उसको गुना कर लेना है, ठीक है ना, 2 बार गुना कर लेना है और 2 के पावर में लिख देना है। यदि 2 अलग अलग समुच्चय दिया गया है, ठीक ना, तो दोनों में जो अवयव है उसको गुना कर लेना है और फिर उसको 2 के पावर में लिख देना है। तो ये हो गया आपके कुल भिन्न भिन्न संबंधों की संख्या, ठीक है ना, कुल भिन्न भिन्न संबंधों की संख्या। यदि आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो सवाल आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। देखिए, आपको हम ग्राफ जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर बता दिए थे कि 2 प्रकार के आपको रैखिक समीकरण इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक होगा आपका z बराबर ax प्लस बी वाई और एक होगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी 12 और बराबर है 0 से या छोटा और बराबर है 0 से। तो ये जो आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें z नहीं लगा हुआ है, देखिए पहचान क्या है, एगो में z लगा हुआ रहेगा और एगो बिना z वाला रहेगा। इसमें बराबर चिन्ह रहेगा, इसमें बड़ा छोटा का चिन्ह रहेगा, केवल बड़ा हो सकता है, केवल छोटा हो सकता है।
बराबर चिन्ह केवल नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जो है z बराबर, इसमें हमेशा बराबर चिन्ह लगा हुआ रहेगा और हमेशा दोनों आप देखेंगे तो यह भी रैखिक है और यह भी आपका रैखिक समीकरण है। ये असमीका है और ये समीकरण है। तो जब भी आप उद्देश्य फलन की बात करेंगे तो जिसमें z बराबर लगा हुआ रहेगा वो आपका उद्देश्य फलन होगा, ठीक है ना। जिसमें z बराबर लगा हुआ रहेगा वो उद्देश्य फलन होगा और जो सीधे आपका रैखिक असमीका है, बड़ छोट छोट बड़ चिन्ह के साथ रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं व्यवरोध, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यवरोध। तो ये आपका व्यवरोध है और ये आपका उद्देश्य फलन है। तो जिसमें z बराबर लगा हुआ है वो उद्देश्य फलन है। अब आप देखेंगे कि z बराबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपका उद्देश्य फलन है। बाकी यदि इसकी बात करें तो ये सबके सब क्या हैं? व्यवरोध हैं। अगला प्रश्न, सवाल आपसे कह रहा है कि ए, इसको कहते हैं संक्रिया ऑपरेशन, बी बराबर 3a + 4b, इसको हम लिख इसीलिए रहे हैं कि हो सकता है कि आपको नहीं दिखे, -2 से परिभाषित है तो 4 और 5 के बीच यदि वही संक्रिया किया जाए तो इसका मान कितना के बराबर होगा? इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया। इसमें देखिए पहले इसको समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि a और b के बीच एक संक्रिया किया गया है, एक ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के बाद जो a और b का मान निकल के आ रहा है वो 3a + 4b - 2 के बराबर निकल के आ रहा है। तो सवाल आपसे ये कह रहा है कि यदि यही ऑपरेशन 4 और 5 के बीच किया जाए, ठीक है ना, तो उसका मान कितना निकल के आएगा? कहने का मतलब a के जगह पर आप 4 रख दीजिए, अब b के जगह पर आप 5 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 + 4 × 5 - 2 कितना आएगा? देखिए तो 4 × 12 + 5 × 4 = 20 - 2, 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 में से 2 घटेगा तो 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा? 30 के बराबर होगा, ठीक है ना, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात यदि हम करें आपसे, सवाल आपका है कि x का मान 1/5 है। x का मान यदि 1/5 है और बाकी यहाँ पर सवाल क्या लिख दिया कि cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x, तो इसका मान कितना के बराबर होगा? ठीक है ना। सवाल आपसे पूछा है कि यदि x का मान 1/5 के बराबर है तो फिर cos इनवर्स x + 2 sin इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा? एकदम आसान है, एकदम सिंपल सवाल है। कैसे सिंपल है समझिए, मतलब आप ना ऐसे क्वेश्चन को देखकर ना हेडेक मन में मत पाल लीजिए कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो एकदम सिंपल है। आपको थोड़ा सा जो है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है। देखिए cos, ये हो गया आपका cos इनवर्स x प्लस यहाँ 2 sin इनवर्स x है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस फिर sin इनवर्स x। 2 है तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos, फिर बताइए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2। अब प्लस हो जाएगा आपका sin इनवर्स x। अब बताइए कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, हाँ cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में गया है ना, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में गया है, तो द्वितीय में जो है आपको cos का मान माइनस में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा के जगह पर कितना है? sin इनवर्स x, और आपको पता है कि sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -x। x का मान आपको पहले से पता है 1/5, तो यहाँ रखेंगे -x के जगह पर आ जाएगा 1/5, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1/5 के बराबर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? -1/5 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल आपका जो है, यदि आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो सवाल आपसे पूछा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब देखिए ये सवाल इतना ज़्यादा हिट है ना, इतना पूछता है ये सवाल,
और 3 गो इस पर है जो आप सबको पता होगा, एकदम आपको पता होगा, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आप बिल्कुल जानते होंगे कि इसका आंसर π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन कौन और है भाई, तो एक है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दूसरा आपका है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये सब π/2 है, ठीक है ना। ये सब के सब कितना है, π/2 है। ये सब के सब आपका π/2 के बराबर है, ठीक है। ये सब के सब π/2 के बराबर है। क्लियर हो रहा है सबका? हाँ, इस सब का आंसर π/2 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान, देखिए कॉसेक में 2 कितना का मान होता है कॉसेक में 2 कितना का मान होता है, तो कॉसेक में जो 2 है, ठीक है ना, वो 30 डिग्री का मान है। जैसे साइन में 1/2 कितना का मान है, तो 30 डिग्री का, वैसे ही कॉसेक में 2 कितना का मान है। तो आपको पता है कि साइन जो है ना, साइन को यदि पलट देते हैं तो वो कॉसेक बन जाता है, नहीं, यदि हम साइन को पलट देते हैं तो कॉसेक बन जाता है। तो यदि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 के बराबर होगा, और 30 का मतलब हो जाता है आपका π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल, हाँ, ये आपके मैट्रिक्स का सवाल है, और मैट्रिक्स में आपको बता दें कि जब 2 अवयव आपका बराबर दिया गया हो, जब 2 अवयव आपका बराबर हो तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर यदि x की बात हम करेंगे तो x किसके बराबर होगा, तो ये पहला अवयव है तो ये पहलुका के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा, दूसरा है तो ये दूसरका के बराबर होगा। तो y के जगह पर तो आपको 7 दिख रहा है, यानी y बराबर हो गया 7, एक तो आपको निकल गया। दूसरा x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2x - 1, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, x - 2x बराबर -1, ये हो जाएगा आपका -x बराबर -1, ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ जाएगा आपका 1। तो x का मान 1 हो जाएगा आपका और y का मान 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को यदि आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये अंक देखने को मिल जाएगा, x का मान 1 है और y का मान कितना है, 7 के बराबर। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो इसका अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ, यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछ रहा है ना, गौर करेंगे, यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इसको गुना करने पर जो है ना इसका मान कितना के बराबर आएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो इसका गुणनफल कितना के बराबर होगा। आपको मैट्रिक्स का गुना बहुत आसान है। देखिए करना क्या है ना कि एक बार रॉ को उठा के कॉलम से गुना कर देना है, फिर रॉ को उठा के फिर दूसरे कॉलम से गुना कर। अब एक ही कॉलम है तो एक ही बार गुना होगा ना, है। देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 250, फिर 8 पचे 40 प्लस 50 दाही के 500, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 260 और नीचे हो जाएगा 540, 260 540 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो यहाँ सवाल आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा। तो मान निकालने के लिए आपको पता है पहले इसको इससे गुना करते हैं, फिर माइनस दे के इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये साइन थीटा होना चाहिए था, ये साइन थीटा होना चाहिए था, ठीक है ना। यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूला वाला, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपसे पूछा है कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। अब इतना आसान सवाल है कि डिटर्मिनेंट का मान आपसे पूछा है, और डिटर्मिनेंट का मान निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, एकदम साधारण है, एकदम सिंपल है। डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालना है भाई, देखिए तो डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे, फिर माइनस दे के इसको इससे गुना करेंगे, 10 सत्ते 70 माइनस 35 दूना 70। अब 70 में से 70 घट गया तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपका है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। यहाँ थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होगा dx बटा में d थीटा बराबर a
कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद इसको थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बटा डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका a साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा हमको dy बटा dx का मान चाहिए ना, तो ये dy बटा dx के वैल्यू में से dy बटा डी थीटा में dx बटा डी थीटा से भाग कर देंगे, क्योंकि y ऊपर चाहिए और x नीचा चाहिए, तो e ऊपर रहेगा e नीचा रहेगा, तो हो जाएगा a cos थीटा और बटा में हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो a से a कट जाएगा, cos बटे साइन कॉट हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। सवाल आपका है कि x के पावर 4 बटा 4, पहले तो 1 बटा 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद होल पावर वाला फंक्शन है, तो पावर को आगे में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे, 1 कम कर लेंगे। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है ना। अगला सवाल आपका है साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा। देखिए होल पावर वाला फंक्शन है नहीं और नीचे साइन थीटा है, तो पहले होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और आपको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। देखिए एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा एग्जाम में धैर्य रखना है। ठीक है ना, और मेहनत आपको लगातार करते रहना है। यदि आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली यदि आप मेहनत कर रहे हैं हर रोज, ठीक है ना, हाँ हर रोज यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा जैसे मान लीजिए कि अभी आपको ये बनाने आ रहा है और आपने इसको कहा कि ये तो ऐबे करता है, छोड़ दीजिए, एग्जाम के टाइम में सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मानव की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है उसकी भूलना, और वो भूलेगा। और याद रखने का एक आसान तरीका है शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना। बस शॉर्ट टर्म में एक बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना, इसलिए बार बार हम आपके सामने जो है ना ये ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो लेकर आते हैं, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम आपको ज़बरदस्ती रिवीजन करवाएं। ठीक है ना, आप ना चाहते हुए वीडियो देखकर रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है ना, और जब बार बार रिवीजन होगा तो वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहेगा, वो चीज़ें आपके माइंड से नहीं जा सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप बार बार इसको क्वेश्चन को करते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ x बराबर है a² y बराबर है आपका 2at, तो dy बटा dx क्या होगा। अच्छा सवाल वही है, फिर से dy बटा dx आपसे पूछा है, तो देख लीजिए y वाला का डिफ्रेंसिएशन करके ऊपर में रखिए, हाँ x वाला का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे में रखिए। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2a, t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन होगा, तो dt बटा dt का मान तो 1 हो जाएगा, और बटा में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो a और t² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t। ये देखिए a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 1/t के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप पूरी क्रिया करें, यदि आप समझ चुके हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको पता है कि dy बटा dx निकालने के लिए हमको y वाला ऊपर चाहिए और x वाला नीचे चाहिए, तो y का डिफ्रेंसिएशन देखिए, y का डिफ्रेंसिएशन करके ऊपर में, x का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे में, तो y का डिफ्रेंसिएशन करके हमने ऊपर लिखा और फिर x का डिफ्रेंसिएशन करके नीचे लिखा, जो कटने वाला था काट दिए, आंसर आ गया आपका 1/t के बराबर। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल आपका है कि log x के पावर 4, हमने आपसे कहा है कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला आ जाए ऐसे, ठीक है ना, और इसमें x के पावर में यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। तो आपको बता दिए हैं कि ये जो कांस्टेंट है इसको ऊपर रखना है और ये जो x है इसको नीचे रख देना है, बटा में। हो गया आपका आंसर 4 बटा में x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। वैसे यदि आपको थोड़ा डाउट यदि हो रहा हो तो बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, जो ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट बताए थे कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा।
जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉग है, एक x के पावर 4 है। लॉग वाला का क्या होता है 1 बटा में x के पावर 4, और x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू x के पावर 3। 3 को x से 3 को x कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 बटा में x। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे भी देखिए आप, ठीक है ना, आप जैसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बस आप इतना एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये हमारा अपना हो जाए, ठीक है ना, इतना ध्यान आपको रखना है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बताइए e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन। देखिए e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो बटा में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो सवाल आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। सुनिए, जब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन कहे त्रिज्या के सापेक्ष, ध्यान रखना है, जब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन कहे किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन यदि कहे त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है, तो वैसे परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जितना त्रिज्या का मान दिया गया है उसी में 2 से गुना करके पाई लगा देना है, यानी हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, यदि आपसे कहे कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालिए त्रिज्या के सापेक्ष, और त्रिज्या का मान आपको दे दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना त्रिज्या दिया गया है उसी में 2 से गुना करके पाई लगा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 6, तो 6 दूनी 12 पाई। यदि यहाँ पर त्रिज्या रहता 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 10 दूनी 20 पाई। यदि त्रिज्या रहता 40 सेंटीमीटर, तो 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। जो त्रिज्या दिया गया है उसी में 2 से गुना कर देना है, पाई लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका कि 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो भाई 3 का इंटीग्रेशन, तो 3 कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा x प्लस में c, तो इसका हो जाएगा 3x प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, सवाल है कि dx बटा में x, तो dx बटा में x का इंटीग्रेशन यानी 1 बटा x का इंटीग्रेशन, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है, और प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल आपका है साइन x का इंटीग्रेशन। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए cos 6 थीटा डी थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन 6 थीटा, ठीक है ना, साइन 6 थीटा। इसके बाद करना क्या है, तो x के साथ यानी थीटा के सापेक्ष जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना है, और प्लस सी। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसके कोणांक में x के साथ या थीटा के सापेक्ष जिसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा यदि कोई कांस्टेंट दिख रहा है तो उसको बटा में रखना है इंटीग्रेशन के जब करेंगे तब। यदि आप उसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो बटा में ना लिखकर गुना में लिखाएगा, कांस्टेंट को हमेशा गुना में लिखना पड़ेगा। तो वही इसका हो जाएगा 1/6 साइन 6 थीटा प्लस सी। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। देखिए 1/6 साइन 6 थीटा प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका है tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको पता है tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x या माइनस log cos x। यहाँ log sec x की बात ही हो रहा है, cos की बात कहीं नहीं है। देखिए तो इसका हो जाएगा आपका log sec x, तो sec के जगह पर है आपका sec और 2x है तो 2x प्लस में c, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना है, तो 1/2 आगे लगा दीजिए, यानी हो जाएगा 1/2 log sec 2x प्लस सी। आप चाहे तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ये आगे जो कांस्टेंट है ये इसके पावर में चला जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं log sec 2x प्लस सी, और पावर में लिख सकते हैं 1/2। यदि आप पावर का 1/2 यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर आप रूट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हो जाएगा sec 2x प्लस में कितना c, चेक करेंगे।
1/2 log sec 2x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल क्या है देखिएगा, सीमा का मान यहां पर है π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। सुनो ध्यान से, यदि किसी भी इंटीग्रेशन में सीमा का मान सेम टू सेम हो जाए, गौर करेंगे, यदि कोई भी निश्चित समाकलन आपको दिया गया है और उसमें सीमा का मान यदि सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है ना, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, और अंदर में कोई भी फंक्शन आ जाए, अंदर में कोई भी फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। कब? तो जब सीमा का मान सेम टू सेम रहेगा तब। तो यहाँ देखिए सीमा का मान सेम टू सेम है, अंदर में क्या लिखल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो अगला सवाल आपका कह रहा है कि dy/dx + 2y = cos x का समाकलन गुणांक। यदि इसका समाकलन गुणांक आपसे पूछा है तो हमने आपको बताया है कि dy/dx + py बराबर में q, मतलब यदि यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, y के साथ जो फंक्शन आपको दिख रहा है या तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो x वाला होना चाहिए, और इधर जो आपको q दिख रहा है, q के जगह पर भी या तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो x वाला कोई फंक्शन होना चाहिए। यदि इस रूप में आपका फंक्शन है, यदि इस रूप में आपका क्वेश्चन है, और तब यदि आपको समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहेगा तो e के पावर में क्या करना है, y के साथ जो फंक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसी टाइप में आपका क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, e के पावर में y के साथ क्या है 2 ना, तो 2dx, यानी e के पावर हो जाएगा आपका 2x ना, e के पावर कितना हो जाएगा 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसके समाकलन गुणांक का मान हो जाएगा e के पावर 2x के बराबर। ठीक है, अगला सवाल आपका है क्या है क्वेश्चन देखिए, तो अवकल समीकरण इतना कि कोटि क्या होगा। अच्छा, कोटि या घात कुछ भी हो सकता है। यदि आपसे कोटि पूछ रहा है, ठीक है ना, यदि आपसे कोटि पूछ रहा है या फिर आपसे घात पूछ रहा है, ध्यान देना है, दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन जहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन जहाँ पर हुआ है वही उसकी कोटि हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 के बराबर। यदि आपसे घात पूछेगा तो आपने जिसका कोटि देखा है उसी के होल पावर में देखिएगा तो आपको घात दिख जाएगा, इसका घात हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ठीक है ना, तो कोटि हो जाएगा 2 के बराबर और घात हो जाएगा आपका 3 के बराबर। ठीक है, कोटि हो जाएगा 2 के बराबर और घात हो जाएगा 3 के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2, यानी आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा, x की जगह पर 1/2 रखना है ना, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 गुने 1/2 बटा में 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना 1 बटा में 4 कहीं 4 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 3/4, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। ठीक है ना, tan इनवर्स 4/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल आपका है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। सुनिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए tan इनवर्स के रूप में रहेगा और ये दोनों अलग अलग हों, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, tan इनवर्स ये नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, 13 है इकाई 13, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, 7 इकाई 7। अब दोनों को आपस में गुना करना है, एक को एक से गुना करेंगे, 1 का 13 सते 91, 13 सते 91। आपको क्या करना है नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देना है, 91 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है ना, ऊपर प्लस लिखे हैं तो उसका उल्टा क्रिया नीचे करना है, नीचे माइनस करना है। यदि ऊपर प्लस है तो यहाँ पर 91 में से 1 घटाना है 90 होगा,
यदि ऊपर माइनस होता तो दोनों को जोड़ देते हैं, माने उल्टा क्रिया करना है आपको। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 13 7 20 बटा में 90, 1 0 से 1 0 कट गया। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 बटा 90, सॉरी 2 बटा 9, 90 नहीं 2 बटा 9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 2x। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे भी ठीक है, वह बात पड़ेगा। साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, π/2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाता है π/2। कहने का मतलब कि साइन इनवर्स के रूप में हो, कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, और ये दोनों सेम टू सेम हो तो उसका योगफल π/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल आपका है tan इनवर्स -1/√3। आपको बता दें कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगा रहे, ठीक है ना, अंदर में माइनस लगा रहे, और फिर आपको बता दें कि tan इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगा रहे, और फिर आपको बता दें कि कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगा रहे। तो माइनस को हटाना है, माइनस यदि अंदर में रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक इनवर्स x ना। तो यहाँ पर वही है कि इसके अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। जैसे ही माइनस को बाहर खींचेंगे तो इसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि tan में 1/√3 कितना का मान, 30 डिग्री का, π/6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। ठीक है ना। अगला सवाल आपका है, अब बताना है आपको इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए, तो इसके लिए आपको विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है ना। विस्तार करने के लिए आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी को भी विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जिसमें ज़्यादा जीरो आपको दिखे आप उसी को विस्तार कर दीजिए। ठीक है ना। R2 के विस्तार कर देते हैं हम, प्लस माइनस 6, इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे, रॉर कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और 5, ये रॉ और ये कॉलम छूट गया तो हो जाएगा आपका 5 - 7, जीरो वाला को छोड़ देना है, प्लस माइनस यानी -4, फिर इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 और 5, देखिए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -6 इंटू -7 या 21 और प्लस 25, -21 और -25, फिर हो जाएगा आपका -4 कितना, ये आ जाएगा आपका 10 माइनस और फिर माइनस प्लस, 3 इकाई 3 ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए था 20 दूना 40, फिर से एक बार देखते हैं, 6 है ना, प्लस माइनस रॉ और कॉलम छूट जाएगा, प्लस 21, सॉरी प्लस 21, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस प्लस 7 या 21। अब बताइए यहाँ पर -24 और प्लस 21 घट के हो जाएगा -4, नहीं -4 को यदि -6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +24 और माइनस 10 3 13 चौके 52, 52 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28, -28, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बाकी क्वेश्चन को अगले क्लास में। धन्यवाद।